फैसल साहब ये बताइएगा, अभी ताबिश गौहर साहब का इस्तीफ़ा वापस वज़ीर आज़म ने उनको रिटर्न कर दिया कि जी मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, या ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सेंटिमेंट ज़रूर पाया जाता है कि वो ताबिश गौहर हों या शहजाद कासिम साहब हों, दो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के बिजली के इस मामले पे अपॉइंट हुए और उन दोनों ने रेजिग्नेशन दे दिया विद इन फ्यू मंथ्स। क्या प्रॉब्लम है, मसला कहाँ पे है? देखिए, ये बड़ा जिस तरह के डॉक्टर साहब ने ब्रीफ किया कि हमें पावर सेक्टर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इस पे कैपिटल टीवी ने कई प्रोग्राम्स किए, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में, पावर सेक्टर रिपोर्ट जब इंक्वायरी रिपोर्ट थी 296 सफ़ात की, उसके अंदर भी बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, पावर सेक्टर का जो ऑर्गेनोग्राम है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टेक्निकल लोगों को शामिल किया जाना था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। और ख़ाली ये शहजाद कासिम साहब और ताबिश गौहर साहब की बात नहीं है, उससे पहले उमर रसूल साहब जो सेक्रेटरी पावर थे, और उससे पहले एक मतलब 2-3 तो सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हुए हैं। मामला ये है सर कि जब आपका ये टेक्निकल फैसले नॉन टेक्निकल लोग करेंगे तो फिर एडहॉकिज्म पे मामला चलेंगे, और जब एडहॉकिज्म पे मामला चलते हैं तो जो वो डिसीजंस हैं, जो जहाँ पे स्टैंड लेना है इंजीनियर्स ने, टेक्निकल लोगों ने कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी कमज़ोर रखी जाती है कि अगर वो एडहॉक पे है और तो उसको फौरी तौर पे तब्दील कर लिया जाए। देखें फैसल, देखें आपने बड़ी करीब से इसको देखा, रिपोर्ट किया, आप एक लंबे अरसे से इसके साथ जुड़े हैं, आप इस पर गिरफ्त रखते हैं। मुझे ये बताएं, इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? मतलब अगर हम इस नैरेटिव को या इस एनालिसिस को सामने रखें और हम फॉर इंस्टेंस देखें जी फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जी हम एडहॉकिज्म पे इसलिए टॉप नॉच को रखते हैं या आला पोजीशन पे लोगों को रखते हैं कि हमें उसके ये फ़ायदे हो सकते हैं। सो वो पॉसिबल क्या फ़ायदे हैं जो वो ले लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअल उसका नुकसान तो मुल्क को है, डिपार्टमेंट को है, लोगों को है, लोग उसका नुकसान उठा रहे हैं। और 3 दिन पहले हमने 2 दिन पहले उसकी मिसाल देखी, जो भी सारा हुआ। क्यों करते हैं वो ऐसे? देखिए, जिस तरह कि आपने पहले बताया कि गवर्नेंस का इशू है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का इशू है, ये इशू बड़े सीरियस नोयत के थे। आपने कमेटीज़ तो बना दी, मसला ये है कि कमेटीज़ बनाने से मसले हल नहीं होते, आइडेंटिफाई ज़रूर होते हैं। इससे पहले भी ब्लैकआउट आया, एक कमेटी बनाई गई, उसमें भी एनटीडीसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। अब फिर जो है वो एक एनटीडीसी ने कमेटी बनाई हुई है, एक मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई हुई है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनटीडीसी के, उन्होंने मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया, नेपरा ने एक अलग रिपोर्ट मांगी हुई है। आज भी बात हुई एनपीसीसी, वो कह रहे हैं कि हमारा तो दफ्तर ऐसे लग रहा है लाइब्रेरी है, आप जी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमें दें। मसला ये है कि एक आला सतह पर फैसला साजी का इशू है, और फैसला साजी के इशू में की वजह से ये जो डिसीजंस हैं वो इस तरह से लिए गए, और अब 3 साल तकरीबन हो गए हैं डॉक्टर साहब के बाद, अभी तक एनटीडीसी में परमानेंट हायरिंग नहीं हो सकी, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत डिस्कोस के सरबराहान हैं। आज भी सीओ लेस्को जो है, कल उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट हुई, ऊपर लेटर पे वर्ड लिखा हुआ है स्टॉप गैप अरेंजमेंट, सीओ मैपको की, सीओ गैपको की। जब आप इस तरह से डॉकिज्म पे वो तमाम अदारे जो कि एक अहम और इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, और ये वो अदारे हैं जहां पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये आपके प्लानर्स हैं, और यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन होने के मेरिट ऑर्डर पे किस प्लांट को चलना है, किस प्लांट को नहीं चलना। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि नॉर्थ साइड पर बैलेंसिंग अगर होती, ये जो 3 पावर प्लांट जिनका डॉक्टर साहब ने हवाला दिया जो अभी बने, ये 3600 मेगावाट बिजली रखते हैं, अगर इनको भी एडुकेट हम बैलेंसिंग रखते तो शायद ऐसे वाकयात से इज्तनाब किया जा सकता था। तो मगर आरएफओ और आज की ये इत्तला है कि एक लेटर भी लिखा गया कि इन आरएफओ जो है वो प्लांट्स को चलाया जाए, और अदरवाइज ऐसे जो वाकयात हैं उसकी रोकथाम, बिकॉज लैक ऑफ आरएलएनजी, हमारे पास गैस नहीं है, एसएनजीपीएल ने उनको कर्टेल कर दिया, उनको वो जो गैस की फराहमी है वो नहीं दी गई। अब मसला ये है कि ये जो अहम अमूर हैं इस पे फैसला साजी का फुकदान नजर आता है, और फैसला साजी के फुकदान की वजह से वजह क्या है? वो है कि नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो इन अहम तरीन अदारों को लीड कर रहे हैं, और टेक्निकल, और वो मामला तो आपने देख भी ले कि डॉक्टर फयाज साहब सर, नॉन टेक्निकल लोग इन इदारों को लीड कर रहे हैं, उसकी कमान संभाल रहे हैं, जैसा कि फैसल साहब कह रहे हैं। ये बताइए कि इस पूरे सिस्टम की, निज़ाम की रीस्ट्रक्चरिंग की कितनी ज़रूरत है, और ये रीस्ट्रक्चरिंग हो जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, और रीस्ट्रक्चरिंग ना होने से भी तक हमें क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो आपके सामने है। 15-20 साल से जब से हमने अनबंडल हुए हैं तो हमने इदारों के साथ खेला है।
इनको एक इंडिपेंडेंट अदारा कभी भी बनने के लिए कोशिश नहीं हुई। तो वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हमने जो कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट ओनली एट द टॉप, जैसे अभी फैसल ने तो जिक्र किया कि हमारी टॉप मैनेजमेंट में वहाँ मेरिट और सिलसिला उनको हमने परमानेंट रखना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे पता पिछले दिनों नए बोर्ड्स बने हैं, तो उम्मीद है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में वो जो नए बोर्ड्स बने हैं वो इंशाल्लाह नए अच्छे मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर वहाँ बनाएंगे और अल्लाह करे वहाँ हमारी गवर्नेंस और बेहतर हो जाए। लेकिन जिस अमर पे अभी फैसल ने ज़्यादा तवज्जो या ज़ोर दिया है वो है हमारे जो मिनिस्ट्री का रोल। तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये इसकी प्लानिंग, उसकी ऑपरेशन, और क्योंकि आपको टोटल इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान का ये हिस्सा है, जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग हमारी पावर सिस्टम की है, ये ओवरऑल फिट होनी चाहिए मुल्क के इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान के साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको पीस मील में फैसले करेंगे तो हमें एक्सपेंसिव, हमारी अगर एक मेजर है जिसको केपीआई हम कहते हैं कि एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, क्या हमारी रीजनल कास्ट बाकी मुल्कों से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इसका मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ की है, कहीं तो हम चूके हैं। तो इसलिए हमें वो तफसील उस पर अलग प्रोग्राम करेंगे कि हम इसको रीस्ट्रक्चरिंग, इसकी अभी जैसे कंपेटिटिव मार्केट आ जाएगी, ये एक तरीका है इसको ज़रा बेहतर करने का, सिस्टम प्लानिंग को और इम्प्रूव करने का।